कि आपको पता है हमने इस एक नए शो का आगाज किया बताइए आप कैसे? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैंने ये किया क्यों और मैं किस तरह आया इसमें। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो गवर्नमेंट में ऑडिटर थे। जब मैं छोटा उस लिहाज से कंपेयर करूँ तो फिर तो टोटली डिसअपॉइंटमेंट है। कहीं ना कहीं वर्थ इट है। हम एक फाइनेंशियल बेनिफिट पे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, बट अदर देन दैट जो एक वैसे मैंने जब स्टार्ट लिया था तो 20,000 से भी कम था। माननी जरूरत है कि सीए करने के 5-6 साल बाद आपको वो लग्जरियस एक्सपेक्ट नजर आए। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यही उसके लिए आंसर है कि अगर हम अपने गोल बहुत छोटा रखें और वो सीए को ही एक गोल समझ लें तो वो अचीव करके आप एक अच्छी कंफर्ट लाइफ तो जी लोगे और आप अपने कंफर्ट जोन में रह लोगे, बट ये कहीं बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा अगर आप इस चीज़ पे जाओगे सीए को एक छोटा सा गोल ही समझो और आपका मेन प्राइमरी गोल बहुत बड़ा हो, या मार्केट में सैलरी चल रही है 2 लाख 2.5 आपके अलग मेंटोर्स होते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे फादर बहुत बड़े मेंटोर हैं मेरे लिए। जिस तरह उन्होंने अपनी सारी फैमिली रिलेशंस को भी साथ रखा, उन्होंने हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक ट्रेनिंग, हर एक पार्टनर, हर एक मैनेजमेंट पार्टनर मुझे रिकग्नाइज पसंद हर चीज़ पाकिस्तान बट फॉर अ जॉब मिडिल ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो खुश आमदीद हमारे शो में। जैसा कि आपको पता है हमने इस एक नए शो का आगाज किया है जिसका मकसद और जिसका गोल ये है कि हम दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस सारी दुनिया के साथ शेयर करें और आपको आपके गोल तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम कोशिश करें कि उसको हम सेव करें। तो आज के हमारे जो मेहमान खसूसी हैं वो हैं मोहम्मद मुजम्मिल, जो कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जिन्होंने बीडीओ इब्राहिम एंड कंपनी में एज अ मैनेजमेंट लेवल पर भी काम किया हुआ है और एज ए जूनियर लेवल पर भी काम किया हुआ है। और मैंने खुद उनके साथ उनकी लीडरशिप में काम किया हुआ है। सीए के रिलेटेड और उनकी लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए और इस शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई, और आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, क्योंकि करियर के इस स्टेज में टाइम निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है और बंदे के पास जो सबसे कीमती चीज है वो टाइम ही है। वो आपने हमारे लिए निकाला। तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का आगाज करेंगे। जब आपने सीए जिस टाइम स्टार्ट किया था उस टाइम जो आपके जहन में सीए की एक पिक्चर थी, एक तस्वीर थी, और आज जब आपने क्वालिफाई कर लिया है सीए, तो आज और उस तस्वीर में आज क्या फर्क है, क्या मुख्तलिफ आप देखते हैं? अच्छा, मैं पहले स्टार्ट लेता हूँ कि मैंने सीए किया क्यों और मैं किस तरह आया इसमें। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो गवर्नमेंट में ऑडिटर थे। जब मैं छोटा होता था तो देख रहा होता था अब्बू घूमने फिरने जा रहे हैं, कभी गिलगित जा रहे हैं, कभी बलूचिस्तान जा रहे हैं, कभी सिंध जा रहे हैं। तो आते जाते वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाते थे। तो वो देख के ना बस मुझे होता था कि पता था कि अब्बू ऑडिटर है। वो वर्ड दिमाग में बैठ गया था कि बस ऑडिटर बनना है मेरे, तो बस ये चल रहा था। तो जब मैट्रिक मेरा कंप्लीट हुआ तो फिर डिस्कशन हुई क्योंकि फील्ड चूज करनी थी। मैं बस इसी पे स्टक था, मैंने ऑडिटर बनना है ऑडिटर। तो अब्बू का ये था कि चलो अगर ऑडिटर बनना भी चाहते हो तो गवर्नमेंट से स्विच करो एंड टेक इट एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो प्रोफेशनली उस वे में जाओ। तो फिर एसीसी और सीए माइंड में था, और जैसे पता है कि पाकिस्तान में हर एक मिडिल क्लास फैमिली एसीसी अफोर्ड नहीं कर पाती, ऐसा ही तो उस सब को देखते हुए मैं सीए की तरफ आया। तो अगर मेरा पहला परसेप्शन देखा जाए तो वो तो एक बचपन का था कि एक ऑडिटर होता है जो घूमता है पूरा पाकिस्तान और वो फुल अयाशी कर रहा होता है और कोई मसला नहीं होता। तो अगर उस लिहाज से कंपेयर करूं तो फिर तो टोटली डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद एक सेकंड परसेप्शन बना कैफ के बाद, जब मैं फर्म में पहली दफा आया। मैं पहली दफा फर्म में दाखिल हुआ तो बीडीओ को ही मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पे एक मैनेजर बैठे हुए थे जिनको मैंने देखा और उनकी एज मुझे 26-27 लगी। ही वॉज क्वालिफाइड और मुझे थोड़ा जिम का शौक था, ही हैज अ प्रॉपर बॉडी और एवरीथिंग। तो उनको देख के एक थोड़ी आइडियलाइजेशन है कि ये ऐसा क्वालिफाइड पर्सन होता है, ठीक है, और उनकी पर्सनैलिटी और चीज़ों को देख के तो वो ऐसे ऐसा परसेप्शन बदलता गया। बट इवेंचुअली अगर मैं कहूँ तो जो हर एक बच्चा सोचता है कि एक सीए है वो उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, उसको लोग किस तरह रिस्पेक्ट करेंगे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्थ इट हैं। हम एक फाइनेंशियल बेनिफिट पे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, बट अदर देन दैट जो एक बच्चा सोच रहा है 12th के बाद के सीए करने के बाद मैं क्या होऊंगा, वो सब उसे मिलेगा। आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट की, तो आर्टिकलशिप में जो आपका सबसे पहला वीक था वो कैसा था, और जो आपका सबसे पहला क्लाइंट था उसकी टीम का एनवायरनमेंट वो सब कुछ कैसा था? अच्छा, पहला वीक तो इस तरह था कि हम फर्म आए, हम लोग की जब ज्वाइनिंग हुई उस टाइम पे सीजन स्टार्ट होने में महीना रहता था। तो पहला वीक तो हम फर्म में बैठे हुए थे ऐसे ही। और उसकी बड़ा अच्छा छोटा सा किस्सा है हमारे एक बैचमेट का कि हम रोजाना आते थे, अपना टाइम गुजारते थे, सबसे मिलते थे, वापस चले जाते थे। अच्छा। तो हमारे एक बैचमेट का हुआ कि मैं जाके ना सीनियर से बात करता हूँ कि हम तो ऐसे ही आ जाना कर रहे हैं, तो आप हमें घर जा रहे थे। तो उन्होंने जाके उनसे बात की कि सर हम लोग रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। तो हमें आइडिया कि पूछा है सीनियर से कि अभी सीजन नहीं है तो क्लाइंट्स नहीं है, तो अभी आप लोग इस तरह फ्री बैठोगे तो हम घर चले जाएं। तो सीनियर ने ये किया कि बेटा आप घर ले जाओ, हमें स्टोर रूम साफ करना था बहुत टाइम से, तो आओ जरा
वो फाइलें निकालो। बेसिकली होता ये था कि जैसा कंपनीज एक्ट में भी लॉ है कि आपकी जो ओल्ड फाइल्स होती हैं एक टाइम पीरियड होता है कि आपने फाइल्स रखनी है, उसके बाद आप फाइल डिस्कार्ड कर सकते हो। तो वो ये कि जो फाइल्स निकालना है वो आप किसी ऑफिस बॉय को नहीं दे सकते कि कहीं गलती से कोई लेटेस्ट फाइल वो ना निकाल दे। तो हमें ड्यूटी ये मिली कि हमने स्टोर रूम में जाना है और सारी वो फाइल्स निकालनी है जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। और हार्ड कॉपी में इतनी बड़ी बड़ी फाइल तो वो हमने एक एक को हटा के हमने सबका ईयर एंड पढ़ा, सब फाइल्स में चेक किया कि किस ईयर की चीजें पड़ी हैं और जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था वो निकाल के हमने बाहर रखी कि अब ऑफिस बॉय उठा के उन्हें डिस्कार्ड करे। तो खैर पहला वीक हमारा इस काम पे लगा है पूरे। और इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें मुदम्मिल भाई फाइल्स की, कम से कम 500 फाइल्स थी जो हम लोगों ने निकाली थी। पहला हफ्ता जो आपका क्लाइंट में था, मतलब जो क्लाइंट एलोकेट हो जाता है, ये हुआ कि जब सीजन स्टार्ट हुआ तो क्लाइंट एलोकेट हुआ और जैसे मेरी पूरी आर्टिकल थी बैंक पे गुजरी है तो मेरा पहला क्लाइंट भी बैंक ही थी, ZTBL SME बैंक। बैंक हुआ ये था कि एक सीनियर थे, उनके साथ मेरा क्लाइंट एलोकेट हुआ और उसमें एक बड़ा मजे का एक सिनेरियो हुआ कि उन्होंने मुझे बुला के तब बोला कि जी क्लाइंट पे जाना है और ये टाइमिंग्स होंगी हमारी, बिल्कुल एक स्ट्रेट डिस्कशन करके कि इतना आप टाइम पीरियड होगा, इस तरह चीजें चलेंगी तो आपने कल से आना है। उसके बाद जाके मैं अपनी चेयर पे बैठ गया कि ठीक है कल मैं आऊंगा, नंबर चेंज हो गए सब कुछ। उसके बाद एक और सीनियर आते हैं जिनसे मैं 2-3 दिन मिला था, वो आके मुझे डराते हैं, कहते हैं दोबारा किसके साथ क्लाइंट लगा? मैंने कहा वो एक सीनियर उनके साथ लगा। वो आगे नहीं बड़ा गलत सीन हो गया है, वो तो बहुत डराते हैं, वो ये करते हैं, वो बहुत प्रेशर डालते हैं, तुम्हें पता है एक लड़का था हाँ, और उन्होंने बोला कि एक लड़का था उसने अभी पीछे उनके साथ क्लाइंट किया है, वो बाइक चलाते चलाते उसने खड़ी गाड़ी में बाइक मार दी, वो इतना डर गया था उससे। तो वो फिर क्या था कि वो परसेप्शन बनने लग गया कि यार बंदा इस तरह का है, इस तरह की वो चीज है। तो वो पहला दिन तो मतलब जाने से पहले तक इस तरह चलता रहा। खैर फिर जिस दिन मैं क्लाइंट पे गया तो बंदा ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मुझे तंग कर रहे थे। तो उस टीम में ये था कि हम 5 टीम मेंबर्स थे, सब बड़े एक डिफरेंट वे में डील कर रहे थे मेरे साथ, क्योंकि मैं मोस्ट जूनियर था। हर एक का अलग तरीके से कुछ ना कुछ सिखाना और उसमें ये होता था कि ख्याल भी रखना कि अब जूनियर है, कोई क्लाइंट कहीं उसके साथ इसे एक्सप्लॉइट ना करे, कुछ ना करे। तो उसमें मेरे जॉब इंचार्ज भी उतना ही इक्वल पार्ट लेते थे और मेरे बाकी सीनियर्स भी। और उस क्लाइंट पे मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक से सीखा हो, मैंने अपने इमीडिएट सीनियर से कुछ चीजें सीखी, मैंने उससे ऊपर वाले से कुछ सीखी, मैंने अपने जॉब इंचार्ज से क्लाइंट से डीलिंग सीखी। जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी कि उस क्लाइंट पर हम जैसे ही गए तो पहले दिन की इनिशियल मीटिंग होनी थी। मुझे नहीं पता था वो क्या होती है, मीटिंग कैसे होती है, लेकिन मेरे जॉब इंचार्ज ने कहा आओ साथ। और मैं जाके वहां से बैठा था और वो चीज आज मैं मानता हूँ कि वो मुझे वहां लेके गए थे ना, तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी चीज सिखाई थी कि तुमने ये पहले दिन उन्होंने मेरे साथ ये किया कि क्लाइंट डीलिंग, और उन्होंने मुझे ये सिखा दिया कि तुमने पूरी फील्ड में सबसे मेन काम क्लाइंट डीलिंग है। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाद में जब मैं खुद जॉब इंचार्ज बनाया, सेमी सीनियर फेस पे आया, तो मुझे पता चला कि मैं तो अपने जूनियर को नहीं लेके जा रहा, लेकिन उस सीनियर ने मेरे साथ एक चीज की थी कि पहले दिन उसने मुझे क्लाइंट के पास लेके गया और आपस में वो जो दोनों बातें कर रहे हैं वो मुझे ऑब्जर्व करने का मौका दिया, मैंने किस तरह बात करनी है इन फ्यूचर। वो एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन था मेरे लिए। पहले सीए में तो ये मतलब नॉर्मल है कि पेपर फेल होता रहता है, ठीक है, आपका इससे रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, इसमें ये कि बहुत लंबा फेज है सीए का। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि उसने फेलियर देखा ना हो। इवन अगर उसके सारे पेपर पास भी हुए ना तो उसने फेलियर शायद अपने टेस्ट लेवल पे देखा होगा। तो इस फेज में फेलियर तो आता है। अब फेलियर का ये है कि मैं खुद भी ये नहीं कहूंगा कि पहला फेलियर आया और मुझे ये चीज समझ आ गई कि उसको कैसे ठीक करना है, लेकिन इवेंचुअली जो मुझे चीज रियलाइज हुई कि आप अपने फेलियर को सबसे अच्छे वे में डील तभी कर सकते हो जब अपनी गलती ढूंढो। जब आपको फेलियर मिले तो आप ये मत सोचो कि बोर्ड ने ऐसा कर दिया या मेरे पे कोई फैमिली प्रेशर था या वर्क प्रेशर था, बाकी सब चीजों को सेट असाइड करके सोचो कि मैंने क्या गलत। और उसका सबसे अच्छा हल होता है कि आप सोल्यूशन उठाओ, आप एग्जामिनर के कमेंट्स उठाओ और आप ढूंढो कि मैंने क्या गलत किया है कि मुझे ये मार्क्स नहीं मिल सके। और इसमें एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल थी मेरे सीनियर ने दी थी। मेरा एक पेपर फेल हुआ था 41 पे, तो मैंने उनको आके बोला सिर्फ 9 मार्क्स से मेरा पेपर रह गया। तो उन्होंने मुझे आगे से बोला था 9 मार्क्स से नहीं 59 मार्क्स का पेपर तुम गलत करके आए हो। जब वो चीज सुनने को मिलती है ना तो बंदा रियलाइज करता है कि मैं पेपर आधे से ज्यादा गलत करके आया हूँ तो मैं फेल हुआ। तो जब तक हम अपनी गलती नहीं ढूंढेंगे तब तक हम करेक्शन नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली कोशिश यही करें कि जैसी फेलियर कहीं भी फेस करें तो सबसे पहले अपने अंदर ड्रॉबैक्स ढूंढें कि आपसे क्या गलत हुआ। मतलब कि कहीं भी आपको मतलब कोई फेलियर सामने आता है तो आपने देखना है कि भाई आपने क्या गलती की, मतलब आपने कुछ ना कुछ पूरा नहीं किया। अगर आप पूरा पढ़ोगे, पेपर सही करोगे तो पास हो गए, अगर पेपर फेल हो गया तो मतलब कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। और लोगों के पेपर पास हो रहे हैं और आपका पेपर रह रहा है, तो एक फैक्टर आ जाता है कंपैरिजन का, दूसरों के साथ कंपैरिजन का। तो उसको मतलब आपके जहन में भी कभी इस तरह आया, आपने इसको कैसे टैकल किया और इसको कैसे बंदा टैकल कर सकता है? अच्छा, इसमें मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो रहा है शुरू से अब तक कि मैं हमेशा अपने कल को अपने आप से कंपेयर करता हूँ आज से। मतलब मेरा ये होता है कि मैं कल कैसा था मैं आज कैसा हूँ, बस। क्योंकि आप किसी और से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक के फैमिली सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर एक के वर्क प्रेशर अलग है, हर एक का कोई हॉबीज अलग है, इंटरेस्ट अलग है। हम हर एक से सिनेरियो अपने आप को मैच नहीं कर सकते। इंसान है, सोच तो आती है। ऐसा ही है। मेरा दोस्त था, हमने साथ पढ़ा, तो इसका पास हो गया, मेरा फेल हो गया। लेकिन उसमें अगर हम यही कोशिश करें ना कि कल मैं क्या कर रहा था कि मैं पास हो रहा था और आज मैंने ऐसा क्या किया कि मैं फेल हो रहा हूँ, तो शायद वो जल्दी हमें एक सोल्यूशन दे दे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका दोस्त 5 घंटे पढ़ रहा था, आप 4 घंटे पढ़ रहे थे, आपने अगली अटेम्प्ट में कहा मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाओ, क्योंकि आपकी
कोई और चीज़ थी जिसको आपने ठीक नहीं किया। तो बेहतर यही है कि अपने कल से अपने आज को कंपेयर करें। तो उसमें ये होता है कि अगर अगली बार भी फेलियर आया, कम से कम आप इस बात पे सेटिस्फाइड हो गए कि मैंने एक गलती अपनी ठीक कर लिया, तो अगली बार मैं एक और गलती ठीक करूंगा तो मैं और बेहतर हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं तला से अपने आप को कंपेयर करके चलता रहा तो ना मैं कभी ठीक हूँगा, और अगर तला मुझसे कंपेयर करता चलता रहा तो तला भी कभी ठीक नहीं होगा। जब उसमें बेहतरी नजर आएगी आपको, तो अगर रिजल्ट ना भी नजर आए, पहले तो रिजल्ट नजर आएंगे, लेकिन अगर रिजल्ट ना भी नजर आया तो कम से कम एक इनर सेटिस्फेक्शन होगी कि एक गलती जो मैं करता था वो मैंने ठीक कर लिया, तो मुझे और ढूंढनी है। लेकिन जब अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो तो आपको गलती मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो शायद एक फैमिली प्रेशर में ना हो, आप हो, लेकिन आप बस उसकी पढ़ाई के टाइम से अपने आप को मैच कर रहे हो। तो फैमिली प्रेशर कौन खत्म करेगा? वो आपने खत्म करना है अपने माइंड से। हमारा जो स्टाइपेंड है वो मतलब रिलेटिवली बहुत ही मतलब कम होता है, मतलब आजकल जो 22,000 राउंड अबाउट चल रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इस पे सरवाइव करना पॉसिबल है? क्या ये बंदे को फ्रस्ट्रेट करता है कि नहीं करता? अच्छा, इसमें वैसे मैंने जब स्टार्ट लिया था तो 20,000 से भी कम था प्राइवेट। तो इसमें वैसे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हॉस्टलाइट और एक नॉन हॉस्टलाइट। अब मैं उस एग्जांपल में जो नॉन हॉस्टलाइट है के लिए तो ये एक्स्ट्रा इनकम थी, क्योंकि वैसे ही घर के खर्चे घर वाले चला रहे थे, तो आपको तो एडिशनल इनकम मिल जाती है। लेकिन हॉस्टलाइट के केस में मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक एडिशनल खर्चा उसने आकर रहना है और सब कुछ करना है। लेकिन मेरी एक सोच रही है शुरू से कि जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते तो उसको ज़्यादा सोच के आप सिर्फ अपने आप को हार्म करते हो। अब ये स्टाइपेंड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है ही नहीं, किसी भी ट्रेनिंग के हाथ में नहीं है। हम अगर प्रॉपर एक ग्रुप बनाकर इसके खिलाफ कुछ एक्शंस भी लें तो हम कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं ला सकते कि 20-22 हज़ार से वो सीधा 80,000 पे चला जाए। तो इसका बेहतरीन हल जो शायद मैंने भी किया था वो ये था कि आप पेपर पास करके अपना स्टाइपेंड बढ़ा लो। आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द आपके पेपर पास हो और स्टाइपेंड बढ़े। तो हम वही चीज़ पे सोचें जो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो वो यही हल है पेपर पास करने वाला। मतलब प्लस पॉइंट मिला पेपर पास करने में, मतलब वो मोटिवेशन है कि बिल्कुल। मैं बल्कि मेरा जूनियर कोई भी डिस्कस करे कि पेपर पास करने के लिए सबसे अच्छी मोटिवेशन क्या है, तो मैं यही बोलता हूँ कि जिस वजह से फील्ड में आए हो, पैसा, तो यही मोटिवेशन रखो। और मेरी मोटिवेशन यही थी कि मैंने एक साल पूरा उनसे हायर स्टाइपेंड लेना है, तो वो तभी वो पूरा हो गया। और दूसरा मुज़म्मिल भाई, सीए की लाइफ में मतलब सीए कोई कर रहा है और स्पेशली तो पीआरसी और कैफ में तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब बंदा आर्टिकलशिप में आता है तो उसकी हॉबीज, उसकी सोशल लाइफ और उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचता। तो उसको मतलब आप किस नजरिए से देखते हैं और ये कैसा है मतलब, और ये सेक्रीफाइस जो देता है कोई, तो ये वर्थ इट है एंड में कि नहीं है? अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि उसे कोई ये आंसर मिल जाए कि सब मैनेज हो सके। ये नहीं हो सकता। ये चीज़ तो सबसे पहले हमें माननी पड़ेगी कि ये मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि आप 8 घंटे लगाते हो ऑफिस में, उसके बाद आप आते हो और उसके बाद आपने पढ़ना है, तो वो वाला टाइम तो वैसे ही बहुत लिमिटेड होता है पढ़ने के लिए। उसके बाद आपने सोना भी है, तो आपके लिए बचते हैं वीकेंड्स, और वीकेंड्स पे आप पढ़ाई करते हो और एक दिन आप घर के काम करते हो, क्योंकि हर लड़का हो लड़की हो उसने अल्टीमेटली कुछ ना कुछ घर का एक ऐसा पार्ट होता है जो वीकेंड पे डील करते हैं। आप ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि मैनेज हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या ये सेक्रीफाइस वर्थ इट है। तो मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा ये वाला पीरियड तकरीबन 2 साल का रहा था, 2-2.5 साल का, क्योंकि पहली अटेम्प्ट आने तक मैंने 1.5 साल वेट किया था, उसके बाद फिर मैंने 3 अटेम्प्ट्स दी तो वो साल उसमें लग गया। तो तकरीबन ये 2.5 साल का पीरियड ऐसा था जिसमें मैं फैमिली इवेंट्स में जाना कम कर दिया था। जैसे अगर कोई शादी है तो मैं ऐसा नहीं करता था, जाता नहीं था, लेकिन फिर एक इवेंट में चला गया बस। ठीक है। दोस्तों को थोड़ा लिमिट कर दिया कि भाई कहीं नहीं जाना। कुछ ट्रिप्स हैं तो वो ये कहा कि पेपरों के करीब ना हो, पेपरों के बाद हो, वो चला जाता था। तो उन चीज़ों का ये था कि फिर टाइम दिया पढ़ाई को और काम को, और इन दोनों में जरूर बैलेंस होना चाहिए, इन दोनों में किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। अब अगर आप कहते हैं कि इवेंचुअली कोई बेनिफिट है कि नहीं, तो है। अगर मैं आज कंपेयर करूँ अपने साथ के कोलीग से जो क्वालिफाइड नहीं है, तो मैं अभी भी उनके साथ बैठता हूँ तो वो एक स्ट्रेस में बैठे हुए हैं कि हम क्वालिफाइड नहीं है, हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिस पे लिखा होता है कि सीए क्वालिफाइड, और वो रह जाते हैं उस चीज़ से। सेम चीज़ आपको सैलरी में बहुत बड़ा गैप फील होता है, आपको प्रमोशंस में बहुत बड़ा गैप फील होता है। अगर वो 1.5 साल या 2 साल आप अच्छे से लगा लो, इस स्ट्रेस से आप बाहर निकलो, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो अवेल कर पाओ, तो आई थिंक वर्थ इट है। अगर 2 साल की जगह 4 साल भी हो तो बंदा लगा ले, क्योंकि आपकी 25-26 की एज में आप वो इतना कुछ अचीव कर लोगे जो वो 2 साल का नुकसान बहुत अच्छे से पूरा कर। तो मैं बैलेंस लाना बहुत मुश्किल चीज़ है और वो होना चाहिए। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो क्वालिफाइड, इनको काम नहीं आता, और ऐसे लड़के भी देखे जो क्वालिफाइड, काम आता है, क्वालिफाइड नहीं है। अच्छा, इसमें जो दूसरी एग्जांपल है ना कि काम आता है क्वालिफाइड नहीं है, वो फिर सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको काम आता होता है तो उन्हें जॉब अच्छी मिल जाती है, सैलरी अच्छी मिल जाती है, वो मार कहाँ खाते हैं कि बस उनकी प्रमोशन थोड़ी स्लो हो जाती है। बट जो पहली एग्जांपल है वो बहुत वर्स्ट है। आप क्वालिफाइड हो, आपको काम नहीं आता, उसकी बेस पे आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री जरूर हो जाएगी, उसके बाद आप आगे नहीं जाओ, सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको काम नहीं आता होगा। तो इन दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपको आर्टिकल में सीखना भी है। मेरे एक सीनियर ने एक बात कही थी मुझे, मेरे 3 से 4 क्लाइंट पे मेरे से गलती हो गई थी, तो मैं उनको ना बाबा सॉरी कर रहा था, बड़ा हेजिटेट सा हो गया था कि शायद बहुत बड़ा ब्लंडर कर गया। तो उन्होंने मुझे आगे से बोला था कि
यार मुजम्मिल तू क्यों इतना बोला जा रहा है, खैर है कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं ब्लंडर बड़ा था। कहते हैं पता है आर्टिकल की सबसे खूबसूरत बात क्या है, एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि आपसे गलती होगी, तब भी इतने रिव्यूअर साइकिल्स हैं। गलती करोगे तो ही सीखोगे, जो तुम गलती कर देते हो ना वो तुम्हें कभी नहीं भूलती। लेकिन जब जॉब पे जाओगे और गलती होगी तो अगले दिन टर्मिनेशन लेटर हाथ में होगा। तो ये 3.5 साल वाला टाइम हमारे पास कभी वापस नहीं आना, जिसमें हम बेशुमार गलतियां करके सीख। सीए कर लो बस सब कुछ सेट हो जाएगा। तो क्या वाकई सीए करने के बाद सब कुछ सेट हो जाता है या नहीं, कोई नए प्रेशर्स आते हैं या नई चीजें आती हैं? आप ये कह सकते हैं जैसे हम एक 3 साइकिल्स होती है ना लाइफ के अंदर, कि आप बेसिक नेसेसिटीज हैं, कंफर्ट है, लग्जरी है। कह सकते हो कि सीए करने के बाद कंफर्ट आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो लग्जरी अचीव करना है उसके लिए सीए के बाद बहुत कुछ करना होता है। हम लोग यूं अज्यूम करते हैं कि सीए जिस दिन क्वालिफाई हुआ उसके अगले दिन मेरे घर के बाहर ऑडी खड़ी भी होगी ये सब होगा। मैं भी सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंफर्ट जरूर मिल जाता है, आप अपनी एक कंफर्ट लेवल पे आ जाते हो, आपको एक बेसिक चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन उसके बाद 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं, एक फर्दर क्वालिफिकेशंस या फिर फर्दर आपका एक्सपीरियंस। आप किस चीज में अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ा रहे हो, आप किस तरह अपने आप को कैश कर रहे हो। देखो सीए हो जाना आपको प्रेजेंट करेगा, फर्स्ट स्टेप देगा आपको, उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी को खुद कैश कराना है। अब बहुत से सीएज ऐसे हैं कि जो जब कहीं किसी रूम में एंटर होते हैं तो एवरीवन विल बी लाइक के ये क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट आ रहा है या एक वैल्यूएबल मेंबर ऑफ आईकैप आ रहा है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक सीए रूम में एंटर होता है, ही हैज टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ कि मैं क्वालिफाइड हूँ। कोई इस बात को परसीव ही नहीं करता कि ये क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन और उसके बाद आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत मैटर करती हैं, तभी आप एक लग्जरियस पार्ट पे जाते हो। और आई थिंक ये चीज हम सबको मानने की जरूरत है कि सीए करने के 5-6 साल बाद आपको वो लग्जरियस एक्सपेक्ट नजर आएगा, और वो भी तब जब आप इनपुट करोगे अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी। पाकिस्तान में रहे बंदा या मिडिल ईस्ट से? अब ये पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं उस लग्जरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर कोई अपनी ओन प्रैक्टिस नहीं कर रहा गिवन द फैक्टर, ओके, लेकिन इसमें ये है कि पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पाकिस्तान रिवॉर्डिंग भी बहुत है। चीज आती है कि हाँ मिडिल ईस्ट में आपको इनिशियली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती हैं, बट अगर आप ये पर्सनल इंटरेस्ट पे थोड़ा सी बात जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सैलरी कम भी है तो पाकिस्तान में रहते हुए हम फैमिली के साथ रह पा रहे हैं, उनकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस को देखकर। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी सैलरी मिल जाए हम बाहर ही जाना चाहते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है तो आप ऑब्वियसली बाहर मूव करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान क्या उतना रिवॉर्डिंग है जितना बाहर की कंट्रीज में, तो इनिशियली मैं कह सकता हूँ कि नहीं होता। स्टार्ट में आपको बाहर बहुत रिवॉर्डिंग जॉब नजर आती हैं, इवन मिडिल ईस्ट भी नहीं, यूरोप भी, ऑस्ट्रेलिया भी, वो बहुत अच्छी जॉब्स आपको ऑफर कर रहा होता है, बट इवेंचुअली पाकिस्तान बहुत अच्छी जॉब्स दे देता है, जॉब्स भी मिल जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको अदर देन जॉब्स भी मिल जाती हैं, और इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी रिवॉर्डिंग पोजीशंस देती हैं। बट एक्सपेक्ट वही है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी तरफ से कितनी इनपुट है, इवेंचुअली पाकिस्तान में भी मिल जाता है। हाँ, लेकिन गिवन द फैक्ट कि आपको काम भी आता हो और आपके पास क्वालिफिकेशन भी हो, क्योंकि इटसेल्फ से सीए होना आपको कोई वो नहीं देता। सीए क्वालिफाई करने के बाद, मतलब सीए क्वालिफाई कर लिया, आर्टिकलशिप पूरी होगी, सीए के मेंबर हो गए आप आईकैप के, तो उसके बाद आपके पास या आप ऑडिट फर्म में जाए या फिर आप इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए और या फिर अपनी एक ओन प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो इसमें आप मतलब क्या प्रेफर करते हैं और आपकी अपनी क्या राय है? अच्छा, इसमें सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। सबसे पहले मैंने लाइफ सीखने की जरूरत है कि आप एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे हो या बिजनेस वाले बंदे हो। और मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनबिल्ड हैं शायद, या फिर अपब्रिंगिंग के अंदर डेवलप हो जाते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं यही चाहता हूं कि मैं एक एम्प्लॉयमेंट में ही काम करूं, मैं रिस्क ना लूं, मैं अपनी सर्विसेज दूं, अपनी प्रॉपर सर्विसेज डिलीवर करके उस पे जो मुझे बेनिफिट मिलना है वो लूं, और उसके बाद मैं घर जाके सुकून से सो जाऊं। रेदर नॉट कि एक बिजनेसमैन होता है तो उसके लिए दिन रात एक माइंड में ये चीज चल रही होती है कि मेरा क्लाइंट लूज ना हो जाए, मेरा क्लाइंट कहीं आगे पीछे ना चला जाए। तो वो दोनों एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं। आई थिंक आप उस एग्जांपल में हो कि बिजनेस वाले ही माइंड है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं टाइम सारा दूंगा, लेकिन सारा रिवॉर्ड मुझे चाहिए। एंड मैं उस एग्जांपल में हूं कि मैं कहता हूं यार सब रिवॉर्ड आप रखो, जो मैं अपना पार्ट कर रहा हूं मुझे उसका पे करो। लेकिन एक बात है कि ना ये इजी है और ना ये बिजनेस इजी है। एग्जैक्टली, दोनों मुश्किल है। और वो एक बात हम पढ़ते भी है ना सीए के अंदर कि जितना हाई रिस्क उतना हाई रिवॉर्ड। ऐसा ही है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर है। जॉब में भी यही है कि कितनी रिस्की एरिया, कितने रिस्की पार्ट में आप काम कर रहे हो, और बिजनेस में भी यही है कितना बड़ा रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो। पहले तो ये एनालाइज करने की जरूरत है। अगर तो एक पर्सन है ऐसा जो बिजनेस माइंडसेट वाला है, आई थिंक उसके लिए फर्म से बेहतर यह है कि किसी फर्म को ज्वाइन करने से बेहतर या तो अपनी फर्म खोले या वो इंडस्ट्री जाए। अपनी फर्म खोलता है तो ऑब्वियसली वो अपने आप को उसमें लेके आ जाता है प्रैक्टिस के अंदर। और इंडस्ट्री जाना क्यों कह रहा हूँ कि अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करनी तो इंडस्ट्री जाकर उनकी प्रोसेसेस फ्लोज को सीखे जिस बिजनेस को अल्टीमेटली स्टार्ट करना चाहता है। अगर उसके माइंड में कि मैंने फर्म नहीं खोलनी तो उसने कोई ना कोई बिजनेस खोलना हो, तो जो बिजनेस खोलना चाहता है उस इंडस्ट्री में जाए, उधर एक अच्छी पोजीशन पे जाए, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे जाए, सब कुछ समझे एंड देन मूव होकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करे। और अगर दूसरी एग्जांपल जिसमें मैं फॉल करता हूँ अगर उसकी बात करूँ तो उसमें ओन फर्म वाली तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि रिस्क मैंने ले ला दी है। तो उसमें एग्जांपल हो जाती है कि या तो वीडियो क्या किसी भी फर्म को ज्वाइन करो, और साथ में दूसरा हो जाता है
आप इंडस्ट्री ज्वाइन करें। उस पर फिर एक सेकंड लेयर आ जाती है कि आप एक क्वालिफाइड सीए बनने के बाद अब आपका क्या गोल है। क्या आप प्रैक्टिस करके एक अपने इन्वायरमेंट को, अपने एक जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो उसको कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो एज अ रेगुलेटर साइड, एज अ स्टैट्यूटरी साइड, कि आप ऑडिट्स करो, आप इंश्योरेंसेज दो, ये चीज़ें करो, या आप एक किसी इंडस्ट्री में जाके स्पेसिफिक पार्ट के अंदर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो। बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री जाते हो तो यू हैव टू बी सम स्पेशलिस्ट लेवल के, आप एक किसी टेलीकॉम में जा रहे हो तो उसकी हर एक एस्पेक्ट को आपने सीखना है। तो ये फिर आपकी डिसीजन पे आता है कि आप प्रैक्टिस में रहना चाह रहे हो, आप फर्म के अंदर ही अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हो, आप अपने साइन की वैल्यू को वर्थ इट करना चाह रहे हो। क्योंकि इनिशियली हम लोग एक चीज़ ये भी देखते हैं ना कि सीए होता है तो उसके एक साइन के ऊपर चीज़ें हो रही है, तो वो साइन की वर्थ तो ऑब्वियसली है ही फर्म के अंदर, क्योंकि जब तक आप एक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करते अकाउंट्स की तो वो ना रेगुलेटर के लिए वर्थ इट है, ना वो बैंक के लिए वर्थ इट है, ना वो कंपनी के अपने शेयर होल्डर्स के लिए वर्थ इट है। तो आपका साइन उस अकाउंट्स उन सारी चीज़ों को वैल्यू देता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आपको अपने साइन की वर्थ चाहिए तो आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस में ही रोकोगे, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाके एक्सेल करूँ तो आप इंडस्ट्री में हो जाते हो। अगर हम कैरियर को देखें, मतलब कैरियर दोनों में बन जाता है कि नहीं, दोनों में बन सकता है कि नहीं, कोई कॉर्पोरेट में ही जाना पड़ेगा यानी फर्म में ही रहना पड़ेगा तो आपका एक अच्छा कैरियर बन जाएगा? नहीं, दोनों जगह बन सकता है, दोनों जगह आप पे मेहनत पे डिपेंड करता है। देखिए ऑडिट में ये है कि फर्म में ये है कि फर्म में प्रमोशंस और ग्रोथ बहुत जल्दी है, इंडस्ट्री में थोड़ी स्लो है। बट ये है कि इंडस्ट्री में भी इवेंचुअली रिवॉर्डिंग है सब कुछ, और फर्म में भी है। तो दोनों जगह डिपेंड करता है कि आप किस तरह ऑपरेट कर रहे हो। फर्म में थोड़ा सा हमारे लिए आसान इसलिए होता है कि हम फर्स्ट टाइम जब आते हैं ना प्रैक्टिस में, तो जो कुछ हमने सीखा होता है वही आगे करना होता है थोड़ी बहुत चेंजेस के बाद। तो इसलिए फर्म वाला जो पर्सन होता है वो ग्रोथ शायद जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि उसने वही चीज सीखी है शुरू से। बट इंडस्ट्री जाके ना आपको सबसे पहले तो उनकी चीजें समझनी पड़ती है, क्योंकि आपने पूरी आर्टिकल्स गुजारी है टेबल के अदर साइड पे, अब आप दूसरी साइड पे आते हो तो वो चीज सीखने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। ये में आप कोई ऐसी स्किल्स बताएं जो कि ICAP के सिलेबस में ना हो और जो आपने सीखी हो और जिसने आपको बहुत ही बेनिफिट दिया हो। इसमें सबसे पहले आती है कि हमारे PRC शायद जब क्या AFC होता था हमारे टाइम में, तो एक सब्जेक्ट होता था बिजनेस कम्युनिकेशन वो बस हम लोग रट्टा लगा के पेपर दे आते थे तो आई थिंक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक सीए का है, ओवरऑल द वर्ल्ड वाइड परसीव किया जाता है कि जो सीए है उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होगी। इसी वजह से इंडस्ट्रीज में हम लोग मार खा जाते हैं जब कोई BBA करके आया था लम्स से IBS है उसके आगे। तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ है जिसपे हमें मेहनत करनी चाहिए वो कम्युनिकेशन है। फ्रॉम द डे वन आप इंडस्ट्री फर्म ज्वाइन कर चुके हो नहीं कर चुके हो, कम्युनिकेशन पे फोकस करो। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको आए, आपको कॉन्फ्लिक्ट डील करने आए, आपको नेगोशिएशन करनी आए, आपको क्लाइंट से डील करना है। लाइक मेरा इस पर बड़ा वो है कि एक लाइन हम सुनते भी रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेरा सब बड़ा पक्का बिलीफ है और मैं इस चीज़ पे कहता हूँ कि जब आप रूम में एंटर हो रहे हो ना तो आपका दिखने से पहले आपका जो नॉक है वही एक फील दे दे कि एक बंदा प्रोफेशनल आ रहा है, और फिर जब आप एंटर हो तो वो देख के समझ सके कि किसी प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट है। तो आई थिंक हमारी पर्सनैलिटी, हम किस तरह ग्रूम्ड हैं और हमारी कम्युनिकेशन, ये चीज़ सीए हमें कहीं नहीं सिखाता। सीए में कुछ कोर्सेज हैं अब लेकिन वो इतने लिमिटेड हैं कि आप मेहनत करोगे तो आप सीख जाओगे। एज सच ICAP ने बिल्कुल बाउंड नहीं किया कि पढ़ ही नहीं रहे हम कुछ, हम प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस नहीं है क्योंकि अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप आगे मूव कर जाओ। तो ये ऐसे पार्ट हैं जिन पे आप खुद मेहनत करो। बंदा एक दूसरे से भी अपने एनवायरनमेंट से भी सीख सकता है, बिल्कुल ऐसे ही एनवायरनमेंट से भी सीख सकता है। और सेकेंडली इसमें ये भी है कि हम सभी सीजन्स वगैरह मूवीज वगैरह देखते हैं, तो आई थिंक कुछ ऐसी सीजन्स को, कुछ ऐसी मूवीज को अपनी लाइफ में अगर हम पार्ट में लेकर आए तो वो भी आपको इस तरफ लेकर आते हैं। मैंने आर्टिकल शुरू होने से पहले एक सीजन है काफी मशहूर है सूट्स, वो एक लॉयर फर्म पे बना हुआ है, मैं वो देख के फर्म आया था। तो मेरे काफी कुछ जो थे ना रिएक्शंस और एक्शंस वो सीजन से इंस्पायर्ड थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ जगहों पे ये पता था कि मैंने यहाँ पर ये नहीं बोलना, मैंने यहाँ पर ये बोलना है। तो वो सबकॉन्शियसली डेवलप हुआ था, ऐसा नहीं था कि मैंने सीजन लगा नोट्स लगा के बैठ गया था कि मैंने अब ये पढ़ना है। बट वो आया कि आप कुछ चीज देखते हो तो सबकॉन्शियसली आपके अंदर डेवलप हो जाती है। मुज़म्मिल भाई, सीए जो है, सीए आपने क्वालिफाई कर लिया, तो ये क्या एक पासपोर्ट है नए रास्तों के लिए या ये कोई एक डेस्टिनेशन है? अच्छा, इस पे ना मैंने एक मोटिवेशन स्पीकर का कोट सुना था, वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और वो लाइक होता है ना कि आपके अंदर ही इम्बेड हो जाए, याद रहे। वो ये था कि ये बड़ी बात नहीं है कि आपने गोल सेट किया और वो अचीव कर लिया, बड़ी बात ये है कि आपने एक बहुत बड़ा गोल सेट किया और जो आप अचीव नहीं कर पाए और अभी भी आप उसके लिए हासिल कर। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यही उसके लिए आंसर है कि अगर हम अपने गोल बहुत छोटा रखें और वो सीए को ही एक गोल समझ लें तो वो अचीव करके आप एक अच्छी कंफर्ट लाइफ तो जी लोगे और आप अपने कंफर्ट जोन में रह लोगे, बट ये कहीं बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा अगर आप इस चीज पे जाओगे, सीए को एक छोटा सा गोल ही समझो और आपका मेन प्राइमरी गोल बहुत बड़ा हो कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, आपने अपने आप को एक लेवल पे लेके जाना है, आपने अपने इंस्टीट्यूट के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो उसमें आई थिंक ये एक बेबी स्टेप होना चाहिए कि आपने क्वालिफाई करना है। तो अगर इस आपके सवाल को इसमें पेश करें तो डेस्टिनेशन उनके लिए है जिनके लिए एक छोटा सा गोल था, उन्होंने अचीव कर लिया, जो कि बड़ी बात नहीं है। और अगर हम इसको पासपोर्ट बनाए तो ये एक उन लोगों के लिए जिनका गोल बहुत बड़ा है और उन्होंने उसमें से एक बेबी स्टेप था जिसको अचीव कर लिया। और वो पासपोर्ट इस तरह है कि उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज का होराइजन आपके लिए खोल दिया, उसने आपके लिए फर्म भी खोल दिया, उसने आपके लिए आपकी
आपकी अपनी प्रैक्टिस भी ओपन कर दिया है और उसने आपके लिए इंडस्ट्री भी ओपन कर दिया, इवन दो वी कैन से कि उसने आपके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप वे भी ओपन कर दिया। क्योंकि अब आपको फाइनेंस में कुछ नहीं सीखना, आपको बैंकिंग फैसिलिटीज के बारे में कुछ नहीं सीखना, आपने एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है और आपने उसके अंदर गो ऑन करना है। मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को जो भी सीए कैफ में है या सीए फाइनलिस्ट है उसको एज अ पासपोर्ट ही लेना चाहिए। जो डेस्टिनेशन लेंगे वो इवेंचुअली अपने आप को भी लिमिट कर देंगे और अल्टीमेटली वो बोर्ड को या हमारे इंस्टीट्यूट को इम्पैक्ट करेंगे बिकॉज उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड हो जाए। अगर आप वक्त में पीछे जा सकते होते हो, दोबारा आप मतलब एफएससी इंटरमीडिएट के बाद वाली स्टेज पे होते, तो आप फिर भी सीए को ही चूज करते या कोई और चीज चूज करते? अच्छा, जितना मुझे लगता है मैं सीए ही चूज करता। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए जॉब इस तरह की है कि जो काम मुझे पसंद है मैं वही कर रहा हूँ। तो होता है ना कि आपकी हॉबी और आपका कैरियर मिक्स हो जाए, तो मेरे लिए कुछ इस तरह का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बट हाँ, कोशिश करता कि जितना मैंने टाइम जाया किया अपने इस पूरे जर्नी में उसको लिमिट कर सकता, लेकिन डिसीजन सेम ही हो। सीए हम अकाउंटिंग को ले लेते हैं या सीए के ऊपर एआई जो आ रहा है, एआई का जो आजकल का इम्पैक्ट है, मतलब कि बहुत सारे काम एआई कर लेता है। एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे काम कर लेते हैं जो कि जूनियर लेवल पे या बड़े लेवल पे भी इनफैक्ट काम कर लेते हैं। तो इसका हमारे करियर पे या सीए वाले जो लोग हैं उनकी जॉब्स पे या उनके करियर्स पे क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्या उनको डरना चाहिए या क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है हमें उसे डरना नहीं चाहिए, उसके अंदर एक अडेप्टिव नेचर लानी चाहिए हमें अपने अंदर कि हम उसे सीखें। अब मैं एग्जांपल भी दूंगा कि अगर एक आर्टिकल्स में लड़का है ना तो या कोई लड़की है तो वो जरूर थोड़ा बहुत डरेंगे। उसकी एग्जांपल ये थी कि मेरे एक सीनियर थे, हमारी फर्म में एक चीज़ होती है कॉलिंग कास्टिंग चेक, क्वालिटी चेक अकाउंट्स का। तो वो मेरे सीनियर ने ना पूरे के पूरे अकाउंट्स को उस पर एआई टूल पे डाला और उससे कहा कॉलिंग कास्टिंग चेक करके दो, और उसने इतनी अच्छी की जो मुझे लगता है शायद हम भी अभी ना कर सके। मतलब हमें 2-3 बार देख के वो सारे एरर्स मिले जो उसने बहुत जल्दी ढूंढ दिए। तो उस लेवल पे ना जो कोई अगर लड़का लड़की नए नए फर्म में आए हैं वही चीज़ें देखेंगे एआई से हो रही हैं तो वो जरूर डर जाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ को एनालाइज करो कि आप जिस चीज़ के लिए ट्रेन हो रहे हो, इवेंचुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो ट्रेनिंग आपकी चल रही है वो आपके लिए पेटी वर्क के लिए नहीं है। ये आप सीख इसलिए रहे हो ताकि आपको आती हो। जब आप किसी का काम देखो तो आप ये चीज़ भी आइडेंटिफाई कर सकते, बट इवेंचुअली आपका गोल, आपका मकसद ये नहीं है। तो एआई अगर आ रहा है वो आपका काम आसान जरूर करेगा बट आपका काम वो नहीं कर सकता। इसमें एग्जांपल ये कि लाइक एक बहुत अच्छा टूल है, वो एक अच्छी रिपोर्टिंग्स करके दे रहा है आपको, तो वो रिपोर्टिंग तो करके दे देगा, सब कुछ निकाल के दे देगा कि ये मसला है, ये इश्यूज हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन डिसीजन किसने लेना है बेस्ड ऑन द कंपनी नेचर, बेस्ड ऑन द कंपनी लिक्विडिटी सिचुएशन, बेस्ड ऑन द शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, सब कुछ आपने डिसाइड करना है। अगर आप एक इंडस्ट्री में एक अच्छी पोजीशन पे हो, इवन इफ अगर आप ऑडिटर हो तो आपने डिसाइड करना है, आपने एनालाइज करना है कि क्या कुछ गलत हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। चैटजीपीटी या जो भी टूल्स है वो आपको बहुत सारे रीजन निकाल के दे देंगे आपका कौन सा सिनेरियो अप्लाई होता है, वो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज आपने एनालाइज। तो आई थिंक आपको अडॉप्टिव जरूर होना चाहिए और साथ में अपनी एक्सपर्टीज को इतना रखना चाहिए कि आपको कोई चीज रिप्लेस ना कर सके। वो हेल्प जरूर होगी, हाँ अगर आप उसकी हेल्प भी नहीं लेते तो आप जरूर पीछे रह जाओगे। तो इसलिए अडॉप्टिव नेचर होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी सीए स्टूडेंट को कोई सिर्फ एक एडवाइस देना चाहें तो आप वो क्या देंगे? मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एडवाइस हर लड़का हर लड़की के लिए ये होगी कि जितना जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लें, रिकग्नाइज कर लें, उतना अच्छा है। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई तो आपके लिए आगे कैरियर ग्रोथ हर चीज बहुत आसान हो जाती है। एक मोटिवेशनल फैक्टर और एक ट्रिगरिंग फैक्टर मिल जाता है। आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आपको एक वाकई में एक जंप मिला। अच्छा, मेरे साथ ये था कि मैं पढ़ाई में इतना शौकीन बना नहीं था, ऑडिटर वर्ड मेरे मुंह पे चढ़ गया था, मैंने बनना है, लेकिन पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मेरे इंटर मैट्रिक बड़े एवरेज रहे हैं। फिर कैफ में भी आया तो मैं बस फन में पेपर देकर आता था। तो लाइक ये था कि मेरे 4 अटेम्प्ट गुजर गई थी, मुश्किल से 1-2 पेपर पास थे और वो भी इस तरह थे कि समझ आ रहे थे, अकाउंटिंग के थे, समझ आई थी, इंटरेस्ट बन रहा था तो पास हो रहे थे। तो खैर घर से कभी कोई प्रेशर नहीं आया स्टडीज को लेके, वो थे कि ठीक है तुम कर लोगे अपने से, तो प्रेशर कहीं से फील नहीं हुआ। इवेंचुअली लाइक कोई एक इवेंट हुआ, वो सर्कमस्टांस हुआ जब मुझे एनालाइज हुआ, क्योंकि आई एम द ओनली सन, बाकी मेरी सिस्टर्स हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकग्नाइज हुई, एनालाइज हुई। अब वो रिटायर होने वाले हैं तो अल्टीमेटली सब कुछ मैंने देखना है। तो जिस दिन ये चीज़ मैंने खुद फील की ना, लोग बताएं वो चीज़ नहीं मैटर करती, जिस दिन आप खुद फील कर लेते हो कि ये एक चीज़ आप पे आने वाली है और अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कोई दाल तो नहीं रहा, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं डाल रही थी, बट लेनी आपने ही है, अल्टीमेटली आपने वो सब कुछ संभालना है। ऐसा ही है। तो जिस दिन वो एनालाइज हो गया तो उसके बाद तो मेरे 2 अटेम्प्ट में कैफ भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैं सीए फाइनल में आया तो मैं 3 अटेम्प्ट्स में सीए फाइनल भी पूरा क्लियर कर लिया। तो वो बस एक दिमाग में चीज़ थी कि अब्बू के रिटायर होने से पहले, लाइक उनको ये चीज़ दिमाग में आने से पहले कि मुज़म्मिल ने मेरी चीज़ें संभालनी है, मैं उनके बैक पे आगे खड़ा हुआ हूँ कि आई एम रेडी। तो वो आई थिंक हमारे हर एक लड़की को ये चीज़ पहले से ही एनालाइज हो जाएगी, तो वो जो ब्लंडर्स, जो एरर्स मैंने किए अपनी जर्नी में या तला ने शायद किए होंगे, वो बहुत जल्दी कोप अप कर लेंगे इंशाल्लाह। सीए हमने क्वालिफाई कर लिया, बस सीए क्वालिफाई कर लिया तो 5 लाख और 10 लाख सैलरी होगी। इसमें कितनी रियलिटी है? इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है सीए क्वालिफाई करने के बाद? अगर हम पाकिस्तान की मार्केट को लेके चलें तो जो होता है ना कि लाइक सीए क्वालिफाई हुआ और अगले दिन हम लोग तो ये भी अज्यूम करते हैं बाहर ऑडी खड़ी होगी
तो वो चीज़ें तो नहीं होती इनिशियली। आपका वही बात है जो हमने पीछे डिस्कस की कि सीए एक पासपोर्ट है, तो वो एक कंफर्ट जरूर दे देता है आपको, लेकिन एक लग्जरियस एस्पेक्ट तक जाने तक आपको एक मेहनत लगनी है। तो इसमें जो 5-10 लाख बोला है वो तो सच्चाई नहीं है। स्टार्टिंग एक नॉर्मल जो मार्केट में सैलरी चल रही है 2 लाख 2.5 लाख इस तक ही हो, और उसके बाद मैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता कि 5 साल बाद आप 10 लाख पे हो गए या आप 10 साल बाद 15 लाख पर हो गए। ये सब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सीए क्वालिफाई होकर आपको पहला स्टेप तो मिल गया, आप अपनी पहली सैलरी बहुत अच्छी लेने चले जाओगे, लेकिन उसके बाद आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज वही आपको आगे लेके जाए, क्योंकि सीए के सर्टिफिकेट ने आपको सिर्फ पहली जॉब दिलानी, उसके बाद जो आपके अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी क्लाइंट डीलिंग है, आपके नेगोशिएशंस हैं, आपके स्ट्रेटेजिक माइंड है, ये चीजें आपको आगे लेके जाएंगी। तो ऐसा भी होता है, ऐसे सीनियर्स हमने देखे हैं जो क्वालिफाई करने के बाद 2-3 साल बाद ही मिलियंस की सैलरी पे चले गए, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो शायद मैं किसी क्लाइंट पे जाता हूँ, मैं मिलता हूँ तो उनको 10 साल हो चुके हैं सीए क्वालिफाई हुए हुए, एंड ही इज गेटिंग द सेम सैलरी व्हाट आई एम गेटिंग नाउ। लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा कनेक्शन जिसने आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड डोर खोला हो? अच्छा, इसमें मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एक सवाल पे बोला था कि मेरे एक सीनियर थे जो मुझे पहले क्लाइंट पे लेके गए थे, और फिर मुझे एक और ने आके डराया भी था कि सीनियर बड़े खतरनाक है। दैट सीनियर इज अ पर्सन, और जिस दिन मैं फर्म आया तो वो पहले क्लाइंट पे ही मुझे मिले। ही इज लाइक अ मेंटोर टू मी, और मैं तो बल्कि उनको पर्सनल डिसीजंस में भी बड़ी उनसे हेल्प लेता हूँ। ही इज द गाय कि उन्होंने मुझे शुरू से अब तक जहाँ कहीं कभी ऐसा भी होता है कि मैं उनसे नहीं पूछ रहा और वो मुझे गाइड कर रहे हैं, और कहीं ऐसा कि मैं जाता हूँ कहता हूँ कि भाई बस अब मैं फंस गया हूँ, अब मुझे कोई हेल्प दे। उन्होंने मुझे स्टडी वाइज भी बहुत हेल्प किया है, उन्होंने मुझे प्रोफेशनली भी बहुत हेल्प किया है। और मैंने ना एक चीज मैंने बताया, मैंने सूट सीजन देख के मैं फर्म गया था, तो मैंने पहली चीज एनालाइज कर ली थी कि आपको मेंटोर की जरूरत होती है। आप कह ही नहीं सकते कि आप मेंटोर के बिना आगे ग्रो जाओ। ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके लिए 5-6 चीजों के लिए अलग अलग मेंटोर्स हो, आपके लिए पढ़ाई के लिए अलग मेंटोर हो, आपके लिए पर्सनैलिटी वाइज एक अलग मेंटोर हो, और आपका काम सीखने के लिए अलग मेंटोर हो। मेरे लिए लकीली ये हुआ था कि मुझे एक ही पर्सन में सारी चीजें मिल गई थी, लेकिन मेंटोर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई एक टारगेट नहीं होगा तो आप अचीव क्या कर रहे हो और आप उसकी मेजरमेंट कैसे करोगे, ये आपके पास कोई वे आउट होगा नहीं। मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन है, अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है, और इवन अभी भी मैं भी कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ कैरियर वाइज तो लाजमी, बल्कि कोई मेरे अगर सर्कल में ऐसा है जो हम दोनों को जानता है तो उसे पता है कि मुज़म्मिल ने कोई भी डिसीजन अगर कैरियर वाइज ले रहा है तो पहले तो कॉल उधर जा रही है। तो यस, ऐसा पर्सन है। बट मुझे सबसे अच्छी चीज जो उनकी लगती थी, जो मैं कहूंगा कि हर एक जो भी कोई मेंटोर अपने लिए रख रहा है तो वो चीज को देखे कि वो आप पे डिसीजन थोप ना रहा हो, क्योंकि अगर आप पे कोई डिसीजन डाल रहा है ना कि आप ये करो, वो मेंटोर नहीं है। आई थिंक हम थोड़ा मिक्सअप कर जाते हैं इस चीज को। मेंटोर इज अ गाय, वो आपको राइट एंड रॉन्ग बताए और उसके बाद बोले अब तुम जाओ, और अब तुम जो डिसीजन लोगे मैं तुम्हारा। ही इज द गाय कि जिसको आप मेंटोर कह सकते हो। जिस तरह हम लोग शायद पढ़ाई करते हुए मैनेजर और लीडर की पढ़ते हैं डेफिनेशन, तो आई थिंक एक मेंटोर के अंदर सबसे बड़ा फर्क ये आता है कि वो आपको सिर्फ पाथवे दिखे, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैंने जो कहा है वही करना, या आपका हाथ पकड़ के चलाएगा। तो ये चीज सबसे जरूरी है कि हम रियलाइज करें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आप पे डिसीजन थोप दे। ढूंढना अपने ऐसा बंदा है जो आपको राइट रॉन्ग बताए और उसके बाद आप खुद स्टेप लो, डिसीजन आपका अपना हो। एग्जैक्टली। लेकिन आपके बैक पे वो हो कि ठीक है अब तुमने डिसीजन ले लिया, आई विल सपोर्ट यू। वो कहते हैं ना कि कभी कोई गलत डिसीजन है तो वो ले लो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर लो ताकि अगली बार ना लो। तो वो मेंटोर उस तरह का होना चाहिए कि अगर आप गलत भी ले रहे हो तो ठीक है, लो स्टेप, मैं खड़ा हूँ, बाद में फिर जब होगा तो देखेंगे। अगर हमने मतलब नॉर्मल लाइफ में बात करें, कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा पर्सन जिसने आपका पर्सपेक्टिव बदल दिया हो? मेरे ख्याल से ये है कि आपकी लाइफ के हर एक पार्ट में ना अलग अलग पर्सन ही होते हैं। मतलब हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक बंदे से, मैंने बताया कि मुझे इवन फील्ड में भी मिल गया लकीली, हो सकता है हर इंसान को ना मिले। तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपके अलग मेंटोर्स होते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे फादर बहुत बड़े मेंटोर हैं मेरे लिए। जिस तरह उन्होंने अपनी सारी फैमिली रिलेशंस को भी साथ रखा, उन्होंने हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी की और हम पे एक प्रेशर भी नहीं डाला। आई वांट टू बी अ सेम गाय लाइक हिम, कि जब मेरे पे चीजें आए तो मैं भी इस तरह ही के प्रेशर सारा खुद अब्सॉर्ब करूं, रेदर देन अपनी फैमिली पे डाइवर्ट करूं और अपने रिलेशंस को भी कनेक्टेड रखूं। बेस्ट स्टडी किस टाइम होती है? रात में। ऑडिट या टेक्स्ट? ऑडिट। ऑफिस में चाय या कॉफी? चाय। वीडियो इब्राहिम एंड कंपनी की कोई एक मेमोरी? जब मैं क्वालिफाई हुआ था उस टाइम पे जिस तरह हर एक ट्रेनी, हर एक पार्टनर, हर एक मैनेजमेंट पार्टनर ने मुझे रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट? दिल पसंद हर चीज पाकिस्तान, बट फॉर अ जॉब मिडिल ईस्ट। अगर सीए ना होते तो क्या होते? यार सोच ही नहीं आती, सीए ही होता या तो सीए कर रहा होता फिर अभी तक। आखिर में अगर कोई अभी 18-19 साल का है, 18-19 साल का बच्चा है, फ्रेश बच्चा है जो सीए या एसीसीए या सीए करने का सोच रहा है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो आए इस फील्ड में या ना आए, क्या करे? सबसे पहली चीज ये है कि वो एनालाइज करे कि उसका इंटरेस्ट है क्या। ये चीज बहुत जरूरी है। काफी लड़के हमारे मेरे साथ भी थे, पूरी जर्नी में मैंने देखा है कि वो ना ऐसा सीए छोड़ा है, और वजह क्या रही कि किसी का इंटरेस्ट नहीं था। तो आपको सबसे पहले चीज एनालाइज करने की जरूरत है, और सीए मैथ्स नहीं है। तो जो सीए की अपनी एक कोर चीज है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, टैक्स, लॉ, कंपनी
मैट्रिमोनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉस, ये चीजें पढ़ के थोड़ा बहुत ग्रिप बनाने की कोशिश करें कि इंटरेस्ट भी है क्या, और अगर इंटरेस्ट है तो उसके बाद फिर उस दिन ठान लें कि अब करके ही छोड़ना है, उसकी बिटवीन नहीं छोड़ना। और वो लास्ट यही है कि जो हर 18 से 19 साल के 20 साल के लड़का लड़की को चीज समझ आनी चाहिए, वो ये कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करें कि 3-4 साल या 5 साल बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर आनी है, तो उसको देखने के लिए आज ही डिसीजन लेना। इसी के साथ हम इस शो का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट शो। अल्लाह।